तो थोड़ा तकनीकी कारणों से थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए खेद है। अब हम अपना जो भविष्य काल है उसको हम लोग देखते हैं। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चलता है। मतलब ऐसे क्रिया का वह रूप जिसको भविष्य में यह काम होगा ऐसा पता चलता, वहां पे भविष्य काल होता है। जैसे अगले रविवार को परीक्षा लखनऊ में होंगी, यह अभी होना है। कल मोहन गांव चला जाएगा, कल मोहन गांव जाएगा, वह भविष्य पर निर्भर है, इसलिए वहां पे भविष्य काल होता है। मैं समय पर काम कर लूंगा, मैं अपना काम समय पे कर लूंगा, वहां पे भविष्य पर निर्भर है, इसलिए वहां पे भविष्य काल होगा। भविष्य काल का हम तीन जो भेद है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हमारे देखते हुए पहला है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहां पे सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे सामान्य तरीके से भविष्य में वह काम पूरा होने का बोध हो। जैसे अध्यापक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे, सामान्य तरीके से निबंध प्रतियोगिता में भाग लेंगे, इसलिए वहां पे सामान्य भविष्य काल होगा। महाराजगंज निपुण जिला घोषित होगा, महाराजगंज जो है निपुण जिला समान तरीके से काम करते हुए घोषित होगा भविष्य में, इसलिए वहां पे समान भविष्य काल होगा। वह घर जाएगा, वह अपने घर समान तरीके से जाएगा, इसलिए वहां पे सामान्य भविष्य काल होगा। मतलब भविष्य काल का कोई भी काम सामान्य तरीके से जहाँ पूरा होगा वहां पे सामान्य भविष्य काल होता है। और इस प्रकार से हमारा जो सामान्य काल का जो दूसरा पहला रूप था उस भविष्य काल का सामान्य भविष्य काल, जो दूसरा इसका भेद है कि संदिग्ध या संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चला, वहां पे संभाव्य भविष्य काल होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की एक संभावना हो, जैसे लगता है 1 घंटे में बारिश शुरू हो जाएगी, मौसम को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई 1 घंटे में बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ क्या है? संदिग्ध है, संभावना है बारिश होने की भविष्य में, लेकिन वह बारिश हो नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध या संभाव्य भविष्य काल होगा। शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, हम तो यहाँ हैं, लगता है कि घर शायद पिताजी पहुंच गए होंगे, उसकी संदिग्धता है, उसकी संभावना है, इसलिए यहाँ पे वह संदिग्ध या संभाव्य भविष्य काल होगा। परीक्षा में शायद अच्छे अंक प्राप्त हो, हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार विद्यालय जा रहे हैं, तो हो सकता है परीक्षा में हमको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो, भविष्य में यह संभावना है, इसलिए यहाँ पे संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल होता है। और भविष्य काल का जो लास्ट तीसरा है हेतुमत भविष्य काल। मतलब क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय में दूसरे काम पर निर्भर होता है, वहाँ हेतुमत भविष्य काल होता है। मतलब एक का भविष्य में अगर यह काम हम करेंगे तो दूसरा काम होगा। जैसे यदि मेहनत से पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, ये पढ़ना भी भविष्य काल में है और नौकरी भी भविष्य काल में। अगर हम पढ़ेंगे आगे, अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो वहां पे नौकरी मिलेगी। यदि आप आएंगे तो मैं साथ जाऊंगा, आपके साथ हमको जाना है, आप बाइक लेके आएंगे तभी तो मैं साथ जाऊंगा, तो आना भी आपका भविष्य काल में, अभी आएंगे, हमारा जाना भी भविष्य काल में है, इसलिए एक क्रिया का दूसरे क्रिया का भविष्य काल में होना निर्भर है। अगर आपकी नौकरी मिलेगी तो शादी, अच्छी शादी होगी, नौकरी मिली नहीं, आप पढ़ रहे हैं, अगर नौकरी मिलेगी तो अच्छी शादी होगी, अच्छी शादी का होने का मतलब आपका नौकरी का मिलना। तो इसलिए भविष्य में अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उसका अच्छा फल निर्भर होता है। मतलब ये आने वाले समय की क्रिया दूसरे आने वाले समय पर निर्भर होता है, वहाँ हेतुमत भविष्य का होता है। इस प्रकार का हम लोग देखें काल के जो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसमें भी आप देखें कि भविष्य काल का 3 भेद, वर्तमान काल का 5 भेद और भूतकाल का 6 भेद, इस पे हम लोग चर्चा किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ गहरी हुई होगी और हमारे दूसरे संदर्भदाता हैं वो आप लोगों को अन्य अपने विषय के संबंध में बताएंगे। और धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे संदर्भदाता आकर के अपने विषय पर हमारे अध्यापकों के साथ अपनी समझ को साझा करें। धन्यवाद।
सभी साथियों को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में व्याकरण शिक्षा पर अपनी अवधारणाओं को विकास करने के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के आज अंतिम दिन के द्वितीय सत्र में आप सभी का मास्टर ट्रेनर वरेश कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुर पनियाला महाराजगंज, हार्दिक अभिनंदन करता है। साथियों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो लगभग अभी तक की सभी जो हम लोगों ने बिंदुओं पर चर्चा की है उसको एक समेटना कह सकते हैं हम लोग। हम सभी जानते हैं साथियों कि हमारी जो भाषा होती है वो हमारा प्रतिबिंब होता है और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार को दूर दूर तक संप्रेषित करते हैं। भाषा का अभिव्यक्त होना एक बात है और संरचना दूसरा। जो गतिमान प्रशिक्षण हमने अभी किया है ये हम लोग ने भाषा की संरचना पर इस पर अधिक बल दिया है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है जिस पर सबसे अधिक बल देती है वो है, या कह सकते हैं ज्यादा फोकस करती है, वो है हमारी क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा के पर भाषा की जब हम बात कर रहे हैं उससे जब हम जुड़ेंगे, जब उसके साहित्य के साथ जुड़ेंगे, जब उसके अन्य अनुशासनों के साथ जुड़ेंगे तो हम पाएंगे कि भाषा की जो संरचनात्मक इकाइयां हैं उसमें भी तब्दीली होती चली आ रही है। किसी भी विकसित या प्रगतिशील भाषा की मूल विशेषता होती है कि उसमें विविध प्रकार के शब्द जुड़ते जाते हैं तथा वह अधिक भौगोलिक क्षेत्रों तथा संदर्भों में प्रयोग होने लगती है। अपने भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्दों की संपत्ति होती है उसे ही हम शब्द संपदा कहते हैं। और असल में जो ये संपदा है वो तब तक संपन्न नहीं होती, तब तक समृद्ध नहीं होती जब तक हम दूरवर्ती इलाकों के कोने अतरों के भाषाओं के जो शब्द होते हैं उन्हें अपने समय शामिल नहीं करते और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते। तो इसलिए शब्द संपदा की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोक में, जनता में, पब्लिक में, हाशिए पर रहने वाले, कोने अतरे में रहने वाले, दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल, उनके बीच में हमारी जब तक पैठ नहीं होगी तब तक हमारी शब्द संपदा बड़ी नहीं होगी। हम शहरीकरण दौर में जब हम बहुत ही सतही होते जा रहे हैं और भाषा की बहुत ही घिसी पिटी सतही किस्म की प्रणाली के आदी होते जा रहे हैं। हम अगर इस वंचित, कोने अतरे, दूरवर्ती समाज के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, हाशिए के समाज के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, हम बहुविषयक या बहुभाषिक या अंतर अनुशासनात्मक नहीं जुड़ पाएंगे, यानी इंटरडिसिप्लिनरी नहीं हो पाएंगे हम लोग, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा ज्ञान इतना संकुचित हो जाएगा कि हम किसी भी स्तर पर संवाद करने के लिए अपने को सक्षम नहीं पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्षेत्रीय बोलियों का अपनी भाषा में प्रयोग करना। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे या हम स्वयं जब हम मातृभाषा में, अपनी मातृ जीवन में हम जब सीखते हैं तो हमारी समझ अच्छी होती है। एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दीजिए, वो शब्दों का ज्ञान तो कर लेगा, बोलना सीख जाएगा, लेकिन शब्दों की जो स्पंदन होते हैं, जो शब्दों की सही समझ होती है, वो बच्चे के पास नहीं आएगा। दूसरी जो बात, जो शब्द संपदा के क्षरण में हम बात करें तो हम देखेंगे मोबाइल जो हमारे पास आया है, ये मोबाइल ने भी हमारे शब्द संपदा के क्षरण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मोबाइल नहीं रहने से पहले हमारी स्मृति बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप मानेंगे इस बात को कि बचपन से इस मोबाइल के चक्कर में पड़ने से हमारी स्मृति का ह्रास होता जा रहा है। बदलते समय में पढ़ने की क्षमता भी हमारी प्रभावित होती जा रही है। हम पहले जितना पढ़ा करते थे, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं पढ़ते या हम लोग नहीं पढ़ते, मतलब लेकिन आप तब्दीली महसूस करेंगे कि पिछले 1 दशक से
इस सोशल मीडिया ने हमारे बहुत सारे पढ़ाई के माध्यमों को खत्म कर दिया है। जी धन्यवाद अनिता जी। तो हमारे अध्ययन और पढ़ाई के बीच में एक दीवार की तरह ये खड़े होते जा रहे हैं, ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये मनोरंजन। अब हम रीडिंग नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, किताबों पढ़ रहे हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात संपदा के क्षरण में बहुत महत्वपूर्ण आती है, वो हमारा शब्दकोशों का प्रयोग ना करना। पहले कोई शब्द फंस जाता था तो हम लोग डिक्शनरी खोलते थे, शब्दकोशों पर का अध्ययन करते थे। अब गूगल महाराज, हम गूगल पर सर्च करते हैं। पहले जब हम एक शब्द खोजते थे तो डिक्शनरी के 10 पन्नों से गुजरते थे, 10 शब्दों से गुजरते थे, तो हमारे शब्द संपदा में विकास होता है। लेकिन आज मुझे तो लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे गूगल महाराज, ये जो हमारा सोशल साइट्स हैं, ये हमारे लिखावट को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि आज हम जब बोलते हैं तो लिखने का भी काम करता है। तो शब्दकोशों का इस्तेमाल करना भी हमें लग रहा है कि हमारे शब्द संपदा के चरण में बहुत भूमिका निभाएगी। चौथी बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो है हमारा शहरी जीवन। हमारे जो जीवन जीने की कला है, आज हम देखते हैं शहरी जीवन में बहुत सारे काम चलाना शुरू कर दिया। सुबह के लिए गुड मॉर्निंग, शाम के लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट। इस शहरी जीवन, मैं भी चूंकि शहर का ही रहने वाला हूँ, देखते हैं बहुत सारे जो शब्द लोग मिलते हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। बच्चों को बताना पड़ता है कि बुआ कौन होते हैं, बुआ कौन होते हैं। तो जो हम लोग संस्कृति में, जो लोगों के साथ बैठना उठना, गांव की संस्कृति में हम जब काम किया करते थे, उनके साथ उठना बैठना जब सीखते थे, तो शायद हमारे शब्द संपदा, हमारे शब्दों में बहुत सारे विकास होते थे। हम एक शब्द की जगह 4 शब्द हमारे पास रहते थे, हम बच्चों को इस तरह से तो हम इसको देखने की आगे कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो शब्द संपदा है, ये इतने क्षरण के बाद भी हमारे पास जब आती है तो हम देखेंगे कि इनको अलग अलग हम किस तरह से बांट सकते हैं। अगर हम शब्दों के वर्गीकरण करें तो मुख्यतः हम 4 स्रोतों में इनको बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति या इतिहास की दृष्टि से, दूसरा है रचना, निर्माण या गठन की दृष्टि से, तीसरा है व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से, और चौथा है अर्थ की दृष्टि से। क्योंकि समय कम है, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से हम लोग इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर हम स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर अगर हम दृष्टि से बात करें तो हम शब्दों को फिर 5 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जिसे मिश्रित के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये तत्सम शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। और समान ही नहीं, ज्यों का त्यों, अर्थात हिंदी में जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने हुए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं: ऋषि, सूर्य, जल, प्रकाश आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द साधारणतः बोलचाल में कम प्रयुक्त होते हैं, ऐसा ही तत्सम शब्द, क्योंकि समाज वर्गीकरण की दृष्टि से तत्सम शब्द का अभिजात वर्ग में ज्यादा प्रयोग होता है। तद्भव शब्द के बारे में थोड़ा बता दें कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अग्नि, ये हिंदी में हम आग के नाम से, प्राकृत से होते हुए आग के नाम से जानते हैं।
मया जो है वो मैं, वत्स बच्चा या बाछा, पुष्प आज फूल, हिंदी में हम उसे फूल के नाम से, प्रिय पिया या प्रिय, मयूर मोर। उसी प्रकार से ओष्ठ ओठ या पानी, आज पानी के नाम से जानते हैं, हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दुर्बल दुबला, अगिर बहरा। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो है देशज शब्द। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश के, गांव के, कोने अतरे के, दूरवर्ती इलाकों के शब्द होते हैं। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता होती है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ शब्द आपके लिए बटोरे हैं। कटोरी, खिचड़ी, पतोहू, पगड़ी, लोटा, ओढ़नी, मचान आदि कुछ शब्द हैं जो देशज शब्द के नाम से प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। इन्हें विदेशज शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश के नहीं है, हमारे देश में इसका जन्म नहीं हुआ है, परंतु सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से प्रक्रिया में हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, हिंदी में बहुत सारे विदेशी शब्दों का इस्तेमाल आज हम लोग बड़े आसानी से कर रहे हैं और बहुतायत में कर रहे हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी में उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश के रूप में ढाल दिया गया है। अब मैं इसके विस्तृत रूप में नहीं जाऊंगा, स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत हो रही है क्योंकि समय बहुत कम है। इसके बाद आता है संकर शब्द। ये कुछ आप देख रहे हैं जो विदेशी शब्द हमारे बीच में आए हुए हैं। फारसी शब्द बहुत सारे, आवाज, आईना, आराम, जिंदगी, मरहम आदि है। अरबी फर्स की बात करें तो अमीर, अक्ल, अल्लाह, किताब आदि शब्द। इसी प्रकार संकर शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलाकर बनते हैं, और ये भी आजकल हमारे हिंदी भाषा में बहुत ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे जांच करता, तो ये संस्कृत और हिंदी के शब्दों से बना हुआ है। सिनेमा घर अंग्रेजी और हिंदी के शब्द से बना है। हिंदी और अरबी के ले सकते हैं किताब घर, फूलदान, टिकट घर, हिंदी और अंग्रेजी के शब्द हैं। टिकट घर, लाठी चार्ज, लाठी हिंदी और चार्ज जो है वो फिल्मोत्सव, तहसीलदार आदि बहुत सारे ऐसे संकर शब्द या मिश्रित शब्द हमारे हिंदी की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। निर्माण या गठन की दृष्टि पर हम देखें तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द प्रयोग में आ जाते हैं। जिनका अब रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका खंडित नहीं कर सकते या टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रात, पानी, पैसा, इनको अगर हम जब तोड़ते हैं तो इनका कुछ अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये शब्द अपने में ही पूर्ण होते हैं। इन शब्दों का सार्थक विभाजन नहीं किया जा सकता।